चलो चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। देखो भाई, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादातर आता है पार्टनर का कैपिटल। किसका आता है? पार्टनर। जो बंदा मरा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है। कोई भी कैपिटल हो उसके ना 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4। सबसे पहला होता है ओपनिंग बैलेंस। मेरे ख्याल में इतने चैप्टर में करा चुका हूँ, तुम्हारे को अच्छे से आ चुका होगा, पर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा हिंट देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट में। कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट। और सिर्फ हमने जिक्सैक करना है। सर कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। चलो, राम रवि रोहन 3 पार्टनर है, 2-3-1 रेशो है, बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे आ जाओ, मरा कौन है? रोहन। तो भैया ये वाला बंदा मर गया है। कौन मर गया है? रोहन। इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। वो ओपनिंग बैलेंस मैंने जो बताया, पहला शब्द कहाँ पे मिलेगा? बैलेंस शीट। देखो कैपिटल का बैलेंस लगभग टीएस करवाल में लाइबिलिटी में दिया होता है। ये रहा कैपिटल और रोहन का बैलेंस ये रहा। अगर मैं इसे जिक्सैक करूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय। जिक्सैक का मतलब है क्रॉस चले जाओ, ठीक है। और अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं? बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। ये पर्टिकुलर रोहन का ही है तो सेम अमाउंट लिखेंगे। रोहन का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 3 लाख। कितना दिया हुआ है? 3। तो मेरा पहला स्टेप हो गया। तो ध्यान रखना, पहले 3 स्टेप तो बहुत ही ईजी हैं। तो मेरा पहला स्टेप हो गया, मेरे को बैलेंस शीट था। DI का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट आइटम। ये भी तुम्हें बैलेंस शीट में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? अब इस चैप्टर आते आते तो तुम्हें आ जाना चाहिए कि 4 डिस्ट्रीब्यूट आइटम होते हैं। नहीं पता तो फिर भी यहाँ लिख लेना। एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। मैंने सारी शॉर्ट फॉर्म लिखी क्योंकि अब तीसरा चैप्टर है। तो ये है, ये चारों भी तुम्हें कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। इनको भी उठा के जिक्सैक करना है। तो पहले मैं ना एसेट में देखता हूँ, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम मुझे नहीं दिख रहा, कोई नहीं है। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व है क्योंकि मैंने लिखा था एनी रिजर्व। अच्छा, लाइबिलिटी चीज़ें जिक्सैक करना है तो कहाँ जाऊँगा? बाय से। सिर्फ और सिर्फ जिक्सैक करना होता है और कुछ भी नहीं करना। आइटम को ढूंढो कहाँ पे मिलेंगी और जिक्सैक कर दो। अब ये जनरल रिजर्व पर्टिकुलर रोहन का नहीं है। कहीं लिखा रोहन जनरल रिजर्व? नहीं। तो जो चीज़ रोहन की नहीं होगी मैं उसके शेयर से मल्टीप्लाई करूँगा। रोहन का शेयर है 1/5 नहीं 1/6, तो 18,000। क्योंकि ये रोहन का पर्टिकुलर नहीं है तो रोहन के शेयर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 3,000। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो बताओ, पहले 2 स्टेप तुम्हें कहाँ मिलने थे? बैलेंस शीट। और वहाँ से ढूंढ के करना था जिक्सैक। और डिस्ट्रीब्यूटर में ये 4 होते हैं। फिर बोल रहा हूँ, AR का मतलब एनी रिजर्व, PN का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। ये चारों बैलेंस शीट। वो तो उसका कोई रोल नहीं है। RP और RL का मतलब होता है रिवर्शन और प्रॉफिट लॉस। इस चैप्टर में रिवर्शन का प्रॉफिट लॉस होना बहुत ही रेयर है। अगर हो तो लिख देना। सर मुझे कैसे चलेगा रिवर्शन का प्रॉफिट है? एडजस्टमेंट चेक करो, कोई एडजस्टमेंट एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर है, ये गुडविल के ऊपर है, ये प्रॉफिट ना एसेट है ना। तो ऐसे पता चलता है रिवर्शन का प्रॉफिट लॉस है कि नहीं, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट में एसेट और लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी स्टेप हो गया। अब ये तीनों गुडविल, EP का मतलब है एस्टिमेट प्रॉफिट। क्या है? एस्टिमेट प्रॉफिट। चैप्टर 1 मतलब फंडामेंटल के 3 एक्सपेंस, ये बहुत रेयर होते हैं। सैलरी, IOC और कमीशन, ये सारे मिलेंगे एडजस्टमेंट में। ये है मेन हर चैप्टर में। ये चौथा स्टेप है, ये जिसको आ गया तो समझ लो चैप्टर ही आ गया। चलो गुडविल अब एडजस्टमेंट में ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? बैलेंस शीट में नहीं। गुडविल कौन सी है? एडजस्टमेंट वाली। ये रही मेरी। ये होते हैं एडजस्टमेंट जो नीचे पॉइंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बताएगा गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज का मतलब होता है गुडविल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। NOYP = 2। अब ये तो मुझे पता है, मेथड यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई NOYP। NOYP का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दी हुई है 2। इधर देख ले, अब तू ध्यान उधर मत भटकाइए, बता रहा हूँ। चलो 2 ईयर परचेज। अब मेथड देख लो, तो मेथड कौन सा बोला है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का बोला है? 3। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। और एवरेज प्रॉफिट लगभग सबको आता ही है। 2 रहने छोड़ के एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट प्लस करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से। ढूंढो 3 साल के प्रॉफिट के दिए मैं। ये रहे 3। ये दिए मैं प्रॉफिट 45 प्लस 90 270 डिवाइड बाय 3 90,000 45,000 प्लस 90,000 प्लस आगे कितना दिया हुआ है? 135। कितना आ रहा है तीनों को? 270 पक्का है? नहीं 280 आएगा। करिए जरा। कहाँ 270 ही आएगा? 2,70,000 बटा 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया 90,000। अब इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल है। 3 साल का एवरेज बोला था, 3 साल का प्रॉफिट प्लस करा डिवाइड बाय 3 से, और जो आया उसको ऊपर ले गया। 90,000 इंटू 2 180। अब बच्चों में गलती क्या करते हैं, वो 180 को बांट देते हैं। अरे ये गुडविल पर्टिकुलर मैंने रोहन की थोड़ा निकाली है, वो तुम्हें रोहन के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। रोहन शेयर ऑफ गुडविल
1,80,000 into 1/6. भाड़ी का ध्यान रख, तेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं है। कितना आया? 30। अब ये मेन है कि पैसे कैसे देने हैं। अच्छा, गुडविल का पैसा देना होता है। जो भी चीज़ पार्टनर को देनी है उसके बाय राइट साइड में पार्टनर को देना है तो क्रेडिट और लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट और लेना है तो डेबिट। गुडविल का पैसा देना होता है। अब समझ नहीं आ रही गुडविल किसके थ्रू देते हैं, तो ध्यान रखना गुडविल हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। किसके थ्रू देनी है? एक ही बंदा है, इसमें 2 ऑप्शन नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? एक बचा है राम और एक बचा है रवि। तो ये कंफर्म हो चुका है गुडविल इनके थ्रू देनी है, बाय राम रवि। अब ये गुडविल जो लोहन की निकली थी वो 30,000 थी। अब 30,000 को बांटना है इन दोनों में और 30,000 को बांटना है गेनिंग रेशो में। किस में बांटना है? तो मैं यहाँ तुम्हें गेनिंग रेशो एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि चैप्टर की खासियत ही यही है। अब गेनिंग रेशो बताओ क्या क्या होता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो होगी, न्यू रेशो गिवन होगी तो गेनिंग रेशो का फिर फॉर्मूला लगेगा न्यू माइनस ओल्ड। बट अगर न्यू रेशो नहीं है तो फिर गेनिंग रेशो होगी ओल्ड रिमेनिंग रेशो। मैंने ओल्ड रेशो नहीं लिखा, मैंने ओल्ड रिमेनिंग रेशो लिखा। सर ये ओल्ड रिमेनिंग रेशो क्या होती है? देखो जैसे यहाँ लिखा है 2, 3, 1, डेथ कौन हुआ है? डेथ किसकी हुई है? आखिरी वाले की। तो रिमेनिंग ओल्ड रिमेनिंग कितनी बची? 2:3। इसको बोलते हैं OR। तो चेक, इसका मतलब गेनिंग रेशो किस पे डिपेंड है? न्यू रेशो पे। न्यू रेशो होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड, नहीं है तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो की गेनिंग मान लेंगे। तो मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया, कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं दिख रही, तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो ही रहेगी। ओल्ड रिमेनिंग क्या है? 2:3। तो जब तुम 2:3 को 30,000 को बांटोगे तो 12 और 18। तो यहाँ लिख देता हूँ 2:3। 30,000 को बांटोगे तो ये 12,000 आएगा और ये 18। तो गुडविल का काम हो गया। बस गुडविल का अमाउंट निकालना है, ये उसका वर्किंग नोट है, और गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो तुम्हें अच्छे से गेनिंग रेशियो बताना चाहिए, बस 2 ही फेज है। ठीक है जी, आ जाओ जी। अब अगला होता है ईपी। ईपी मतलब एस्टीमेट प्रॉफिट। ये भी तुम्हें एडजस्टमेंट में मिलेगा। तो ढूंढते हैं प्रॉफिट लाइन, ये लिखा प्रॉफिट, तो ये एस्टीमेट प्रॉफिट है। क्या है? अब जिनको एस्टीमेट प्रॉफिट नहीं आता तो पहले वो वीडियो देखेंगे। इसके 2 बेस होते हैं एस्टीमेट प्रॉफिट के, एक प्रॉफिट बेसिस और एक सेल बेसिस। क्वेश्चन तुम्हें बताएगा, इधर आ जाओ। अगर इस पूरी लाइन में कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं लिखा, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किस बेसिस पे बोला है? एवरेज। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। एस्टीमेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये खुद ही उन्होंने बताया एवरेज लेना। अब ये चेक कर लूँगा कितने सालों का एवरेज लेना है। एवरेज प्रॉफिट है 3 सालों का, और 3 सालों का एवरेज तो मैंने अभी निकाल भी दिया था 90,000 का। अच्छा, एवरेज हो चाहे लास्ट ईयर, और डिवाइड हमेशा कितने से होगा? 12 इंटू में इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार दोबारा से। नहीं, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डेथ तक, इसमें गलती मत करना। ठीक है भाई, चलो एवरेज तो मैंने 3 साल का भी पीछे निकाल दिया था, कितना आया था? 90 डिवाइड बाय 12 इंटरवेनिंग पीरियड। हमारा कब है? 30 सितंबर। शुरू हो जाओ 1 अप्रैल से 30 सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर होते हैं 6 महीने। अब 6/12 मत करना, 12 में ऑलरेडी कर, सिर्फ 6 लिखना। इंटरवेनिंग पीरियड मतलब कितने महीने दूर हो, बस वही लिखना है। अभी तो देखो ये आ गया 45,000। क्या ये पर्टिकुलर एस्टीमेट प्रॉफिट मैंने रोहन का निकाला था? नहीं, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। रोहन शेयर ऑफ एस्टीमेट प्रॉफिट 45,000 इंटू में 1/6, ये आ जाएगा 7,500। ये प्रोसेस समझ लिया तूने? याद तू खर्चा ही करेगा। देखो भाई, फॉर्मूला बनाना नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जो मेथड बोले उसको लिखो, डिवाइड हमेशा 12 थे इंटू में इंटरवेनिंग पीरियड पढ़ना बस। ठीक है ना? अभी तो देखो 75 प्रॉफिट आया, देना है लेना है? देना है तो कहाँ आएगा? बाय साइड। अब किसके थ्रू देना है वो ये ना, बस ये 2 चीज़ समझनी है तुमने। एस्टीमेट प्रॉफिट के 2 ऑप्शन होते हैं, ये तो फिर भी एक था गुडविल में, तो रिमेनिंग आएगा। अगर न्यू रेशियो नहीं होगी तो पीएन एंड सस्पेंस। देखो चीज़ ही नहीं है, न्यू रेशियो ही नहीं है तो पीएन एंड सस्पेंस। न्यू रेशियो होगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स। आरपी का मतलब क्या है? रिमेनिंग। तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं थी, तो किसके थ्रू देना है? पीएन एंड सस्पेंस। ध्यान रखना, जब भी एस्टीमेट प्रॉफिट बांटो तो न्यू रेशियो चेक कर लेना, नहीं होगी तो पीएन एंड सस्पेंस, और होगी तो रिमेनिंग पार्टनर। तो अगर मान लो होती तो दोबारा राम और रवि लिखते, हाँ तो बाय राम और बाय रवि दोबारा आते। फिलहाल नहीं है तो पीएन एंड सस्पेंस 7,500। अब ढूंढो चैप्टर 1 के 3 एक्सपेंस, कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब फिर फॉर्मेलिटी के लिए चेक होता है ड्राइंग। चेक करो पर्टिकुलर ड्राइंग दी हुई है, रोहन की ड्राइंग नहीं है, तो ड्राइंग भी नहीं हो गया।
पर्टिकुलर रोहन का लोन, सिर्फ लोन लिखो काम करने से, रोहन का लोन वो भी नहीं, खत्म। अब कॉन्फिडेंटली बैलेंस कर लो, यहाँ से बच रहा है बैलेंस, टू साइड में बच रहा है, और डेथ में जो बैलेंस बचता है वो एग्जीक्यूटर में जाता है, तो लिखेंगे टू रोहन एग्जीक्यूटर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगी तुम्हारी 3,40,500, बाई वाला प्लस टू वाले माइनस। ये हो गया कंप्लीट। अब एक और रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इधर देखो, इसको फटाफट चलाऊंगा। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें ड्राइंग वगैरह आ जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ आ जाएगा, तो फटाफट पहले करते हैं। यहाँ पे हमारा कौन है, विनय, तो मैंने बना के रख लिया था विनय कैपिटल। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये उसके लिए नहीं कि बिल्कुल बेसिक से हो, ठीक है ना। पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस, कहाँ पे मिलता है, बैलेंस शीट, कहाँ मिलता है, ढूंढो भाई विनय को, और कैपिटल ये रहा, विनय विनय ये रहा, 2,50,000। और ये पर्टिकुलर विनय का है, तो शेयर सिमिलर नहीं करना, सीधा लिखेंगे 2.5 लाख, और लाइबिलिटी में तो जिक्र करूंगा बाय बैलेंस। दूसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट आइटम, एनी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। ये चारों बैलेंस शीट में पहले मैं एसेट में जाता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखा, यहाँ पे कौन देख गया, जनरल रिजर्व, और लाइबिलिटी में सिर्फ जिक्र करूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, बाय साइड। सिमिलर बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन में था, वही दो चीज़ें दी हुई हैं। अब जनरल रिजर्व पर्टिकुलर विनय का नहीं है, सर कैसे होता है, पर्टिकुलर है कि नहीं, अगर वहाँ साथ में विनय लिखा होता तो पर्टिकुलर होता, नहीं है तो फर्म का है, तो शेयर से ढुलाई करना पड़ेगा, और ढूंढना पड़ेगा विनय का शेयर। 3:1 है रेशो, कितनी दी हुई है, 3/4 अच्छा 3/4 है, 1/3। तो पहले रेशो ठीक करनी होगी, 3/4, 1/8 और 1/8। इधर देखा, ये तो 8 है, ये 4 है, तो जो बड़ा होता है उसको जैसे बनाना होता है, 4 को 8 बनाना है, तो ऊपर नीचे कितने से ढुलाई करें, 2 से, तो 6:1:1। सही कैसे ही तो बता दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से, अब नीचे 8 हो गया, तो अगर नीचे कभी बेस सेम ना हो तो पहले बेस को ठीक करना है, ठीक है ना। तो मेरी रेशो क्या बनी, 6:1:1। अब विनय देख ले तो कौन सा बंदा है, विनय है तीसरा बंदा, मतलब 1/8, और जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 50,000, 50,000 इंटू 1/8, तो ये आ जाएगा 6250। इधर देख लें, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस मैंने भी क्या बताया था, कैसे चलता है, एडजस्टमेंट में अगर कोई एसेट और लायबिलिटी होगी, पहला पॉइंट किसके ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, दूसरा गुडविल, तीसरा ड्राइंग, कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। गुडविल, चौथा स्टेप सारा एडजस्टमेंट में ढूंढना है, गुडविल ये रहा, पहले गुड, देखो चाहे भले क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, पर मैं तो अपने स्टेप के बाद चलूँगा, पहले मैं गुडविल करूँगा, तो गुडविल ये रहा, और गुडविल वो तुम्हें बताएगा कैसे निकालना है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज। कितने साल का बोला है, 3 ईयर्स। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर इसको लेना हो तो, 3 ईयर है, तो आ जाओ जरा, पहले गुडविल का फॉर्मूला, उसने नंबर ऑफ ईयर परचेज तो बता दिया 3 है, यहाँ पे सर स्पेस को छोड़ा है, मेथड जो होगा वो लिख लूँगा, एवरेज प्रॉफिट बोला, पर ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बोला है, 4, तो यहाँ आएगा AP ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है ना। 2 लाइन छोड़ने के बाद AP ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के प्रॉफिट जोड़ूंगा, डिवाइड कितने से करूँगा, 4, ढूंढो 4 साल के प्रॉफिट, 1 2 3 4 सारे मिल गए, 8 लाख, 20 लाख और 50, 6 लाख 4 + 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा 20 लाख को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 लाख, ये 5 लाख ऊपर गया एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का, 5 × 3 15। आप बताओ क्या ये गुडविल पर्टिकुलर विनय की है, नहीं, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई, तो विनय शेयर ऑफ गुडविल, ये तुम्हें पूरा वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेटर खोल के दियो राघव, 15 लाख इंटू में 1/6, 15 डिवाइडेड बाई 6 करियो, इंटू 1/6 डिवाइड बाई 6, 2.5 लाख। तो गुडविल जो बांटनी है वो कितनी बांटनी है, 2.5 लाख। और मैंने भी इस क्वेश्चन में बता दिया था, गुडविल का एक ही ऑप्शन है, किसी को देनी है रिमेनिंग, फटाफट रिमेनिंग पार्टनर के नाम लिख दो, और गुडविल देनी है तो बाय साइड। रिमेनिंग कौन कौन से बचे हैं, एक विवेक और एक विजय और एक विवेक, बाय विजय कैपिटल। तो मुझे पता था गुडविल का पैसा देना है तो बाय साइड, और देना रिमेनिंग पे ही है, तो वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, बाय विवेक कैपिटल। गुडविल का पैसा किससे देना होता है, गेनिंग, और ये मैंने एक्सप्लेन करी थी। मेरे फिलहाल इस क्वेश्चन में फिर से न्यू रेशो नहीं है, तो क्या होगा, ओल्ड रिमेनिंग रेशो ही गेनिंग, ओल्ड रिमेनिंग, ये वाला बंदा गया तो ओल्ड रिमेनिंग कितनी है, 6:1, तो जो 2.5 लाख था उसको किसमें बांटना है, 6:1, तो वो यहाँ से चुरा लेते हैं,
पॉइंट में आएगी तो तुम्हें राउंड ऑफ कर देना है 160,714,26786। बोर्ड में ऐसे पॉइंट वाले नहीं आते, ये हमारा क्वेश्चन था तो मैंने कर दिया। इसको मैंने किस में बांटा है 6:1 और 2.5 लाख को बांटा है। गुडविल मेरी कितनी आई थी 2.5 लाख, जो मैंने अभी वर्किंग ने बनाई थी, ठीक है। अब गुडविल के बारे में किसकी बारी आती है एस्टिमेट प्रॉफिट। देखो ये प्रैक्टिस के लिए है, ये वो नहीं है कि मैं बिल्कुल धीरे चलूँगा, ये प्रैक्टिस है कि एक चैप्टर रिवाइज करना, फटाफट इस वीडियो को चला लिया। एस्टिमेट प्रॉफिट, अब प्रॉफिट लाइन में चलते हैं। प्रॉफिट निकालना है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या था एवरेज, इन्होंने अब क्या बोला है प्रीवियस ईयर, तो अच्छी बात है, दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो देखो भाई इधर प्रीवियस ईयर को लास्ट ईयर बोल सकते हैं, तो पहले फॉर्मूला बना लो लास्ट ईयर प्रॉफिट। अच्छा चाहे लास्ट ईयर हो चाहे एवरेज हो, डिवाइड में से कितने से होगा 12 इंटरवेनिंग पीरियड, और ये इंटरवेनिंग पीरियड मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। फिलहाल लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब देखो मेरे पास 4 है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। मैं यहाँ फंस गया, तो देखो लेटेस्ट ईयर कौन सा है 21 बार, तो लास्ट 24 था, 24 में कितना है 2 लाख, तो मैं लास्ट ईयर लूँगा 2 लाख। सर आपने क्या करा है, मैंने जो सबसे लेटेस्ट ईयर था उसको लिया, मतलब लेटेस्ट था मेरे लिए 24, 21 तो बहुत पुराने हो गए, जो लेटेस्ट था वो 24 था। इंटरवेनिंग पीरियड फटाफट देखो, डेथ कब हुई है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, फटाफट 1 अप्रैल से चालू हो जाए 31 दिसंबर तक, तो ये हो जाएंगे 9 महीने, इंटू में 9 आ जाए। करिए जरा 3/4 50 रहने दे, 1.5 लाख कितना आ गया 1.5। क्या ये पर्टिकुलर विनय का है, नहीं, तो उसके शेयर से मिला ही होगा। विनय शेयर ऑफ एस्टिमेट प्रॉफिट 1.5 लाख इंटू विनय का शेयर कितना था 1/6, ये करियो 1.5 लाख इंटू 1/6, 18,750, ये कितना है 1.5 लाख इंटू 1/6, 1/6 1.5 लाख डिवाइड बाय 6, ये 1/6 नहीं है, एक्चुअली उसका शेयर है 1/8, तो मैंने 1/6 ले लिया था, ये 1/8 होगा, तो 1/8 से 18,750 आएगा। अच्छा एस्टीमेट प्रॉफिट जो है वो 2 ऑप्शन होते हैं, पील एंड सस्पेंस या रिमेनिंग। तो मैंने चेक करा न्यू रेशो है कि नहीं, मेरे को फिर से कोई न्यू रेशो नहीं दिख रही है, तो किसके थ्रू देंगे पीएल एंड सस्पेंस, और प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा बाय साइड। बाय पीएल एंड सस्पेंस एस्टिमेट प्रॉफिट 18,750, तो मेरा ये भी हो गया। अब चैप्टर बन के 3 एक्सपेंस ढूंढो, कहीं पे सैलरी वैलरी कुछ दी हुई है नहीं है, तो मेरे ये 3-4 स्टेप जो मेन थे वो पूरे हो गए। फिर फॉर्मेलिटी के लिए चेक शुरू करता हूँ ड्राइंग, क्या चेक करता हूँ ड्राइंग, इधर एक ये दी हुई ड्राइंग दी हुई है, कितनी दी हुई है 18,000। अच्छा डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, तो फटाफट ये तरीका है, ये क्यों होता है क्लास में समझाया जाता है क्यों होता है, ये प्रैक्टिस के लिए है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, और ये पर्टिकुलर वहाँ पे लिखा हुआ है कि विनय की है, तो फिर सीधा कितने आएंगे 18,000। अब चेक करो यहाँ पे लोन है कि नहीं, किसका विनय का, लोन बाय विनय मिल गया, और जो चीज़ बैलेंस शीट में हो थैंक यू बोलते हैं ना, तुमने जिगजैग करना है, लायबिलिटी में जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा बाय साइड, 50,000, और ये पर्टिकुलर विनय का है तो 50,000 ही आएगा। तो इसमें ये जो पिछले क्वेश्चन में 2 चीज़ें रह गई थी वो यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। अब इसके बाद सीधा बैलेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, अब उनके बैलेंस और तुम्हारे बैलेंस में फ़र्क आएगा, क्योंकि शायद इन्होंने ये लिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखो भाई बैलेंस शीट इन्होंने भी लिखा है, लोन हमारा भी 50, हमने ये नहीं लिया क्योंकि ये ऑप्शनल होता है करना, तो हम ये नहीं लेंगे। बाकी जनरल जब हमने भी लिया, एस्टिमेट प्रॉफिट हमने भी लिया, गुडविल हमने भी लिया, ये ऑप्शनल होता है, तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ, तो तुम भी नहीं लोगे, ठीक है ना। IOD तो जरा कैलकुलेटर खोलियो, 5,14,750 में 2,250 माइनस करना है, 750 माइनस 2,250 कितना आ रहा है 5,12,500, उसमें से 18,000 माइनस कर दें, 4,945,000। बैलेंस को क्या नाम देते हैं एग्जीक्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे टू विनय एग्जीक्यूटर बैलेंस। अब किसी को बैलेंस नहीं आता होगा तो बता दूं, बाय वाले सारे प्लस और 2 वाला माइनस।